बेटा कल हम लोगों ने लिविंग वर्ड पढ़ रहे थे, तो लिविंग बींग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है हमने देखी थी। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये तीन, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऊपर बेटा स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, माइक ऑफ कर लेंगे। और ऊपर ऊपर वाली दो दो प्रॉपर्टीज थी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। तो ग्रोथ हमने कल पूरा डिस्कस कर लिया था। ग्रोथ के बारे में हमने कल पूरा डिस्कस कर लिया था। तो इंक्रीज इन मास है, इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ के होते हैं, ठीक है। ये पूरा हमने पढ़ लिया था। ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीजिंग साइज ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट होती है, ये सारा पढ़ लिया था। अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है कैटाबॉलिज्म से तो ग्रोथ होगी। अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है एनाबॉलिज्म से तो डी ग्रोथ होती है। ग्रोथ के दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रिंसिक होती है और नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ग्रोथ की, इनडिटर्मिनेंट प्लांट्स में होती है, डिटर्मिनेंट एनिमल्स में होती है, हमने देखा था। अच्छा, इन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होता। अगर वो डिवाइड कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, तो वो अपना रिप्रोडक्शन भी कर रहा है और ग्रोथ भी कर रहा है। इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला गया। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेकंड, दैट इज रिप्रोडक्शन। दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बताइए, रिप्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो न्यू इंडिविजुअल्स को बनाने को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन तो नहीं लिख रहे, सबको बताइए। अच्छा, एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, reproduction in case of multicellular organism, reproduction in case of multicellular organism is production of progeny, is production of progeny possessing features more or less similar to those of parents। इस लाइन का कोई मतलब बताएगा जो लिखी है? रिप्रोडक्शन जो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है, पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। मतलब अगर सपोज करो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स मतलब फादर मदर, और ऑफस्प्रिंग हो रही है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग होगी वो एग्जैक्टली पेरेंट जैसी होगी, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होगा। जैसे सपोज करो फादर की हाइट 6 फीट है, मदर की हाइट 5.8 है, तो हो सकता है ऑफस्प्रिंग की हाइट 6.2 फीट हो जाए या 5.6 फीट हो जाए। तो ये वेरिएशन है। तो एग्जैक्टली ऑफस्प्रिंग पेरेंट जैसे नहीं होते इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी का बनाना होता है, पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, या कैरेक्टर होते हैं, वो एग्जैक्टली पेरेंट जैसे नहीं होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वेरिएशन आएगी, ये वही बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, इज इंक्रीज इन नंबर।
is increase in number of cells, ठीक है। इसका मतलब क्या मीन्स in unicellular organism the growth and reproduction दो वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, the growth and reproduction are synonymous। ये मैंने बात कल भी बताई थी। are synonymous ना लिखिए, सेम लिख सकते हैं, सेम, synonyms, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया, 1 से 2 बना, 2 से 4 बने, ठीक है, बाइनरी फिजन हो रहा है। तो जो बैक्टीरिया होता है ये अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, तो दिस इज अ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन है, नंबर बढ़ रहा है उसका, ठीक है, और ये ग्रोथ भी है उसकी। तो अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके केस में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। बात करी थी हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मैनी प्लांट्स में और एनिमल्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए लिखवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान रखना मल्टी सेलुलर का केस में और यूनिसेलुलर के केस में। मल्टी सेलुलर केस में जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हो गए कई सारे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अलग अलग है। लेकिन बैक्टीरिया में, यूनिसेलुलर अमीबा में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन में, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन अगर मैं बात करूं इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने इसका कल कारण बताया था, बता सकते हो क्यों? कि नॉन लिविंग प्रोडक्शन नहीं करता, फिर वो लिविंग में आता है। बिल्कुल सही, इसलिए बिल्कुल सही बोला बेटा, इसलिए वो मैं लिखता हूं देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, there are many living organisms which cannot reproduce, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लाइक म्यूल्स, ठीक है, स्टेराइल ह्यूमन, ठीक है। हनी बी के केस में जो मेल होते हैं, मेल हनी बी नहीं, सॉरी, वर्कर हनी बी, हाँ वर्कर हनी बी, यस वर्कर हनी बी, ठीक है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, लेकिन तो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है इसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो इसलिए हम बोल सकते हैं द रिप्रोडक्शन cannot be a defining feature of लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बात तो हो गई क्लियर। अच्छा, अगर हम तुमसे बात करें क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टोन वगैरह क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं, वो तो सबको पता है। खैर, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं, सबको पता है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये तो पता ही है ना, पढ़ा था 10th में भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, तो बता लोगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इनफ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स, हाँ, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है,
लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट थे जो मैंने बोले। क्या ये पॉइंट लिख दें या तुम अगर एग्जाम में आएगा खुद लिख सकते हो? यस सर। ठीक है, यस आगे बढ़। ओके, अच्छा अब सुनो, अगर हम बात करें कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है गैमीट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ये सब तुम्हें पता है कि गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना कुछ मेथड्स हैं, वो हम फटाफट से 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं उसके बाद। कुछ मेथड्स हैं, वो क्या क्या मेथड है देखना। एसेक्सुअल स्पोर्स बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाकर, जैसे फंजाई करती हैं, कुछ एल्गी करती हैं। दूसरा बर्डिंग, यीस्ट करता है, हाइड्रा करता है, तुमने पढ़ा था ये 10th में। बाय बर्डिंग यीस्ट करता है बाइनरी ऐसा, फिजन। हाइड्रा, सही बात है। फिजन होता है, फिजन मल्टीपल और बाइनरी फिजन बोल सकते हैं ना, फिजन सर रिजर्वेशन भी आएगा ना? आएगा बेटा, वो भी फ्रेगमेंट। लिखूंगा। हाँ, जैसे बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, ठीक है, ये भी इसका ही मेथड है, ठीक है। डी पॉइंट लिख लेते हैं, चलो। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। हाँ बाय फ्रेगमेंटेशन, सही बात है। बाय सर फ्रेग, फिजन के एग्जांपल, क्या? एरिया। फिजन के एग्जांपल्स क्या हैं? बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया, मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम, पढ़ा था ना 10th में। मल्टीपल प्लाज्मोडियम करता है ना मलेरियन पैरासाइट। यस सर। Amoeba in unfavorable condition. हाँ वेरी गुड। यस सर। और बाइनरी फिजन करता है बैक्टीरिया, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में देखो कुछ एल्गी होती हैं, एल्गी, कायरो कायरा। फंजाई, ठीक है, प्रोटोनिमा ऑफ स्पाइरो मॉस कायरा। प्लांट, पैरोगैरा, ठीक है। अच्छा, एक होता है रीजनरेशन, मैं लिख देता हूँ उसको ट्रू रीजनरेशन, प्लेनेरिया। ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया। की ब्रैक, हाँ मैं लिखता हूँ मॉर्फोलैक्सिस। अब सुनना इसके बारे में, मॉर्फोलैक्सिस टाइप, मॉर्फोलैक्सिस टाइप, ट्रू रीजनरेशन मॉर्फोलैक्सिस टाइप। इसमें क्या होता है, अगर सपोज करो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर समझ आ जाएगा। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म regenerates the lost part, the lost part of its body, lost part of its body, and become a new organism, and become a new organism। सही बोला, जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया होता है, मतलब क्या है कि भाई प्लेनेरिया एक, ठीक है, एक प्लेनेरिया है। अब क्या हुआ, उसके 2 पार्ट टूट गया, वो एक ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। तो तुम देखोगे जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो एंटीरियर पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट रीजनरेट होकर पोस्टीरियर बना लेगा पूरा, और जो पोस्टीरियर पार्ट था वो रीजनरेट होकर पूरा एंटीरियर पार्ट बना लेगा। तो 2 प्लेनेरिया बन जाएंगे एक से। तो इसको बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस टाइप या ट्रू रीजनरेशन टाइप, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जो प्लेनेरिया में होता है। अच्छा, एक रीजनरेशन होता है जिसमें मैं लिख देता हूँ नोट डाल के, यहाँ पे नोट डाल के लिखता हूँ, एपीमॉर्फ रीजनरेशन में, रीजनरेशन में एपीमॉर्फोसिस टाइप, एपीमॉर्फोसिस टाइप। इस एपीमॉर्फोसिस टाइप, सपोज करो एक लिजर्ड है, तुम लोगों ने देखी है सबने, लिजर्ड की अगर पूंछ कट जाए तो वो पूंछ रीजनरेट हो जाती है ना। तो अगर ऐसा रीजनरेशन जिसमें कोई बॉडी पार्ट ही रीजनरेट हो रहा है, नया इंडिविजुअल नहीं बन रहा,
केवल बॉडी पार्ट ही रीजनरेट हो रहा है, एग्जाम्पल टेल इन द लिजर्ड्स, ठीक है, तो उस केस को भी रीजनरेशन में आएगा, उसको हम एपिमॉर्फोसिस टाइप बोलते हैं। लेकिन ट्रू रीजनरेशन मॉर्फोलेक्सिस होता है, जो प्लिनेरिया में होता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ये रिप्रोडक्शन का मेथड है। लेकिन एपिमॉर्फोसिस में तो केवल लॉस्ट बॉडी पार्ट रीजनरेट हो रहा है। तो मैं लिख देता हूँ, इज अ प्रोसेस, इज अ, बेटा माइक ऑफ कर, इज अ प्रोसेस इन विच only the lost part, in which only the lost part of the body is repaired or regenerated, is regenerated, ठीक है। इस एग्जाम्पल लिजर्ड, लिजर्ड से, तो बेटा माइक ऑफ करें। तो बेटा ये कुछ मेथड्स थे सेक्सुअल के, मैंने फटाफट से लिख दिए। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें पता है कैसे होता है, गैमीट फॉर्मेशन से होता है, तो इसमें वेरिएशंस भी आती हैं, तो इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, कुछ गैमीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी होगा इसमें, ठीक है, इसमें वेरिएशंस भी आती हैं, 2 पेरेंट चाहिए, 2 पेरेंट्स आर नीडेड, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई है। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, मैं बोलूं क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो तुम बोलोगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, उनके केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सिनोनिमस हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो मैं तुम्हें बोला। नेक्स्ट बेटा, रिप्रोडक्शन के बाद जो हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम थर्ड, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म है क्या, पहले तो उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हें, द सम टोटल of reactions हाँ, द सम टोटल of chemical reactions occurring in our body is metabolism, हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही हैं, उन सभी रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर है, सब में ही रिएक्शन होती है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, सब में ही क्या होती है, ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सब में केमिकल रिएक्शंस होती है, मतलब सब ये दोनों ही मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो कोई ऐसी रिएक्शन होती नहीं है, केमिकल रिएक्शन। भाई अगर बात करें फैट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन थोड़ी ना होता है, कोई एंजाइम्स थोड़ी ना है स्टोन के अंदर या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसलिए मैं लिख देता हूँ कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स does not show metabolism, इसलिए so in this way metabolism is a defining character of living organisms, having no exception, because it has no exception, because no exceptions are there, ठीक है। ये बात हो गई है, तो डिफाइनिंग कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। अच्छा, कुछ बातें हैं मैं और लिखना है यहाँ पे, वो क्या है सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करूं कोई केमिकल रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में हो रही है, ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ, वी कैन demonstrate the chemical reactions occurring in our body
occurring in our body in a cell-free medium, टेस्ट ट्यूब में कहते हैं, टेस्ट ट्यूब इन लैब। सुनो, हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हम उसको टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी करा सकते हैं लैब में। उसको बोलते हैं सेल फ्री मीडियम। सेल फ्री मीडियम मतलब बिना सेल के। अगर हमारी बॉडी में हो रही है तो सेल के अंदर हो रही है ना, लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं तो वो सेल फ्री मीडियम हो गया। इसको हम बायोलॉजी में इनविट्रो भी बोलते हैं, इनविट्रो। ध्यान से सुनना, इनविट्रो, ठीक है। तो सेल फ्री मीडियम को हम क्या बोलते हैं? इनविट्रो। अगर कहीं इन वीवो लिखा है, इन वीवो होते हैं सेल के अंदर, हाँ, इनसाइड द सेल, वेरी गुड, इनसाइड द सेल। लेकिन इनविट्रो होता है सेल के बाहर, जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चल रही है। तो अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है उसको हम इनविट्रो करा दें, ठीक है, इनविट्रो करा दें तो क्या होगा, ठीक है। तो अब सुनना, उसको ध्यान सुनना, मैं पॉइंट लिख रहा हूं उसके लिए। द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, the isolated metabolic reactions outside the body of an organism, the isolated metabolism reactions occurring in the test tube, ठीक है, occurring in the test tube, in vitro लिख सकते हैं उसको। in vitro is neither living nor नॉन लिविंग। अब वर्ड्स पे जाना, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है। ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला, मैं आगे पॉइंट लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। These isolated reaction, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। These isolated reactions, ध्यान सुनना। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। These isolated reactions can be regarded as living things, but एनसेटिक लाइन है, but they are definitely living reactions because they are similar to the reactions, बेटा स्क्रीन नहीं आ रही क्या? स्क्रीन नहीं आ रही क्या बच्चों? आ रही है सर। ठीक है बेटा, because they are similar to the reactions performing in our body, क्या बोल रहे हैं कि ये जो आइसोलेटेड रिएक्शंस हुई हैं, भाई हम लोगों ने, कोई हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रही है, वो हमने टेस्ट ट्यूब में करा दी है। वही सेम रिएक्शन, जैसे फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो फैट का ब्रेकडाउन हमने टेस्ट ट्यूब में करा दिया है। तो दीज रिएक्शंस, केवल रिएक्शन बात कर रहे हैं। These isolated reactions can be regarded as living things because they are definitely living reactions, because they are similar to the reactions which are occurring in our body, which are performing in our body। ठीक है, अब सुनना भी, ठीक है, अब सुनना। अच्छा, ये तो बात होगी। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें, अब ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन आता है कि अगर एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन चल रही है जो हमारी बॉडी के अंदर, तो वो पूरा सिस्टम, टेस्ट ट्यूब और वो रिएक्शन, अगर दोनों को बात करें तो वो क्या लिविंग होगा या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। हाँ, तो बेटा उसको हम लिविंग और नॉन लिविंग, मैंने यहाँ लिखी थी, इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, क्योंकि जो आइसोलेटेड रिएक्शंस हो रही हैं टेस्ट ट्यूब में, वो लिविंग और नॉन लिविंग नहीं बोल सकते उनको, ना लिविंग बोल सकते पूरा, ना पूरी तरह नॉन लिविंग बोल सकते। क्यों?
क्योंकि देखो सर, टेस्ट ट्यूब तो ऐसे नॉन तो लिविंग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर होना चाहिए था क्या सर, फिर तो ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर होना चाहिए था ना। नहीं नहीं, वो तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर तो इसलिए बोला हमने क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो हम इसको लिविंग भी तो नहीं बोल रहे ना, जो रिएक्शंस है वो लिविंग भी तो नहीं है भाई। अगर हम बोल देते कि जो रिएक्शंस हो रही है आउटसाइड लिविंग है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो होता ना नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही होता है। अगर हमारे सेल में हो रहा है तो कोई स्टोन के अंदर हम बोलते हैं इसको लिविंग नहीं बोलते, टेस्ट ट्यूब में भी जो हो रही है उसको हमने लिविंग नहीं बोला पूरा, हमने उसको लिविंग नहीं बोला पूरी तरह से। क्यों नहीं बोला लिविंग? क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है, इसलिए डिफाइनिंग कैरेक्टर है ये। बस ये लाइन थोड़ा याद रखना, इस लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है और एनसीईआरटी की लाइन है तुम्हारी। इसको नॉन डिफाइनिंग नहीं, इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर ही बोलेंगे। किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सारे प्लांट, सारे एनिमल्स, सारे बैक्टीरिया, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, तो दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है ये वाला मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फोर्थ, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगर हम तुमसे बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो जितने भी यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सब किससे बने हुए हैं? सेल से। भाई सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सबके अंदर अगर बैक्टीरिया है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, राइबोसोम्स भी हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms are made up of cells, are made up of cells, ठीक है। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कितना सेल होगा? उसमें एक ही तो सेल होगा, और वो एक ही सेल सारा फंक्शन कर रहा होगा उसके अंदर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं are capable of independent existence, independent existence, independent existence and perform essential functions। ये तो बात ठीक है, and perform essential functions। ओके, तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होगा और वो सिंगल सेल पूरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, अब हम बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं मिलती। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is not present in non-living objects। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसी कैरेक्टर हो गई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट है और जो लास्ट वो पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। फिफ्थ जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है हमें कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, हमने देखा था, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्शियसनेस में लिख देता हूं, इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ, ठीक है। तो ये ठीक है, ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिख देता हूं यहाँ पे, इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली complicated feature of all living organisms, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अब ये होता क्या है कॉन्शियसनेस? मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी सेंस फिजिकल, केमिकल,
और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। तो बेटा कॉन्शियसनेस यही तो है, फिजिकल, भाई कोई रेडिएशन है, सनलाइट है, ठीक है, तो हम इसको हम फील कर सकते हैं, हम इसके ऊपर स्टिमुलाई शो कर सकते हैं। कुछ केमिकल है, कुछ केमिकल भाई, या कुछ हमने कुछ खाया, टेस्ट लिया, तो उसका भी कॉन्शियसनेस है, हम उसको फील कर सकते हैं। कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलाई आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है हमारे अंदर, या कोई वायरस आ गया है, तो उसको भी, वो भी, उसका भी स्टिमुलस शो होगा, फीवर वगैरह हो जाएगा, तो ये सब कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस में हम फिजिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई को हम सेंस करो, इसलिए इसको इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ये सारी चीजें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कभी शो नहीं कर सकते, ठीक है, कभी शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे बोलता हूँ। तो मुझे क्या बताओ, मुझे बताओ, प्लांट्स शो कर सकते हैं कॉन्शियसनेस? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल। तो प्लांट्स Yes, ऑल्सो sir. सेंस, हाँ मैं लिख देता हूँ, प्लांट्स ऑल्सो सेंस एंड रिस्पॉन्ड, sense and respond to sunlight, to external factors such as sunlight, water, ठीक है, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। Gravity. हाँ एक्सेट्रा कर दिया बेटा, सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, जितने भी क्या मुझे बताओ, बैक्टीरिया शो कर सकता है ये कॉन्शियसनेस? Yes, sir. No, sir. क्यों नहीं करेगा? करेगा बेटा, Yes, sir. बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लाइट के लिए, पानी के लिए, वो भी सेंस करेगा बैक्टीरिया, वो भी सेल का बना हुआ है। तो अगर हम बात करें फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन शो कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ऐसा बोलेंगे, तभी तो ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, याद रखना इस बात को, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अच्छा, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ, जैसे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, वो भी कॉन्शियसनेस है। एनिमल्स पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, तो वो भी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो ये सब कॉन्शियसनेस होता है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई हैं हमारे अंदर जो सर कॉन्शियसनेस। हाँ सर वायरस के केस में क्या होगा? बेटा, वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, बॉर्डर लाइन पे है लिविंग और नॉन लिविंग। वायरस इज ओके नॉट अ सर। लिविंग, virus is not a living organism, it lies in सर the बैक्टीरिया borderline. के केस में क्या होगा? बैक्टीरिया इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, वो तो कॉन्शियसनेस शो करेगा, तो लिख देता हूँ फ्रॉम सर उसके केस में एग्जांपल्स के साथ बता। बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया को यूवी रेडिएशन दे दो, मर जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ज्यादा टेम्परेचर पे रख दो, मर जाएगा। हम मिल्क को बॉईल करते हैं, क्यों करते हैं बॉईल? उस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता ना। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको कॉन्शियसनेस है ना। अगर तुम उसमें पत्थर डाल दो, कोई पत्थर मरेगा? नॉन लिविंग तो ना मरता है कोई, तो बैक्टीरिया मारा जाएगा। और बैक्टीरिया ओके सर। बैक्टीरिया हाँ, बैक्टीरिया खाना भी खाता है, ठीक है, उसको भी फूड चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो क्यों आ गया? हमारी बॉडी से वो फूड ले रहा है ना, तो वो कॉन्शियसनेस शो करता है बेटा। फ्रॉम प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया टू यूकैरियोट्स, ऑल शोज कॉन्शियसनेस, ठीक है, सब कॉन्शियसनेस को शो करते हैं बेटा। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अच्छा, एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, सुन लेना। व्हेन ह्यूमन इज कंसर्न, अगर जैसे हम लोग, अगर हम बात करें, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है एंड सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। भाई हम लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है हमारा। मुझे क्या पढ़ाना है, क्या बोलना है, तो जो मुझे बोलना है, मेरा नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है, बोल रहे हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेल्फ कॉन्शियसनेस, हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगर मैं बात करूं, अच्छा मैं लिख देता हूँ सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या बैक्टीरिया में होगा, क्या प्लांट्स में होगा?
सेल्फ कॉन्शियसनेस होता क्या? नो सर। नो सर। हाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो एक चीज लिख रहा हूं मैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस is found only in humans as only in humans because of our very well developed nervous system and supreme level of skill of communication तो इसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, मैं एक लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, इज ओनली फाउंड इन ह्यूमंस। ये थोड़ा याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ सर अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो उस केस में भी सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा? नहीं होगा, वो भी केस बताएंगे, वो ब्रेन डेड होता है ना, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली फाउंड इन ह्यूमंस, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कोमा की बात कर रहे हैं, इसको ब्रेन डेड बोलते हैं, पर्सन को द ब्रेन डेड। ठीक है, कोमा पेशेंट, द ब्रेन डेड कोमा पेशेंट, मतलब ब्रेन डेड है उसका, बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, द ब्रेन डेड पेशेंट who is supported by the machines ठीक है, which replace heart, lungs, जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो लंग्स को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, also has consciousness, so it is living, but it does not has self consciousness। ठीक है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, बट इट डज नॉट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ब्रेन डेड है, ठीक है, लिविंग है, कॉन्शियसनेस है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, डज नॉट हैव द सेल्फ कॉन्शियसनेस बिकॉज it has lost, because he or she has lost the coordination of the organs, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन आता है, जो ब्रेन डेड पर्सन है, क्या उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा? नहीं होगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हमने यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन लिखी है कि एंड अ सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन जो ब्रेन डेड पर्सन होगा वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसमें कम्युनिकेशन का पावर नहीं है। तो मतलब उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्शियसनेस है। अगर कोई ब्रेन डेड पर्सन है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया जा रहा है, वो भी फीवर शो करेगा। ठीक है, उसको भी हमें फूड देना पड़ेगा ताकि फूड मेटाबॉलिज्म हो, अगर फूड नहीं देंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कॉन्शियसनेस तो उसके अंदर है, ठीक है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ब्रेन डेड वाला केस ये है, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस वाले पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसने क्वेश्चन पूछा था ब्रेन डेड वाला, उसको क्लियर है डाउट?
यस सर। ठीक है, तो मैं एक लास्ट नोट डाल रहा हूँ, फिर इसको खत्म करेंगे, हो जाएगा। नोट लिख रहे हैं यहाँ पर। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार ये बताना, रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, ये समझ में आया कुछ? इसमें जैसे कोई ब्रेन डेड पर्सन है बेटा, ब्रेन डेड पर्सन है, कोमा में है, तो कोमा में है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हॉस्पिटल में उस पर वेंटिलेटर लगा देते हैं। वेंटिलेटर लगा देते हैं, तो वेंटिलेटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके लंग्स कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं कर रहे अच्छे से। अब वेंटिलेटर से क्या होता है, हमने एक एक्सटर्नल लंग्स लगा दिए, एक्सटर्नल लंग्स लगा दिए, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे हेल्प कर रहे हैं कि वो बाहर से ऑक्सीजन ले पाए। अगर वो लंग्स नहीं लगाएंगे, वो वेंटिलेटर नहीं लगाएंगे, तो उसको सरवाइव होने में दिक्कत आई, क्योंकि उसके बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन तो डेड है ना। इन लंग्स की एक्टिविटी को, हार्ट बीट को कंट्रोल तो हमारा ब्रेन ही करता है। हार्ट बीट तो हो रहा है, डेफिनेटली मायोजेनिक है हमारा हार्ट, लेकिन उसको कंट्रोल, उसका कितना बढ़ना है, हार्ट बीट कितना कम होना है, हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्रेन तो डेड है। तो उसको कंट्रोल हम बाहर से कराते हैं, लंग्स को हम सपोर्ट करते हैं बाहर से मशीन्स के थ्रू, तो उसको बोलते हैं विच इज सपोर्टेड ऑन एक्सटर्नल मशीन्स। तो वही पार्ट है बेटा। ओके सर। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ बेटा, नोट में लिख रहा हूँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कॉमा अंडरलाइन कर रहा हूँ, इवॉल्विंग अंडरलाइन कर रहा हूँ, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूँ। इंटरेक्टिव सिस्टम, तो क्वेश्चन आ सकता है, इंटरेक्टिव सिस्टम capable of responding to external stimuli, ठीक है। एक और लिखा हूँ, अडेप्टेशन अंडरलाइन कर रहे हैं, एंड होम्योस्टेसिस, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, एंड होम्योस्टेसिस आर also very important characters of living, ठीक है। तो हमने 5 प्रॉपर्टी तो पढ़ी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। उसके अलावा सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब समझते हो बेटा क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये होता है, ध्यान सुनेंगे, जैसे एक सेल है हमारा, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, डीएनए। तो जब सेल माइटोसिस कर रहा है, तो एक सेल से 2 सेल बन गए, चलो ठीक है, तो इसके अंदर भी डीएनए आया, इसके अंदर भी डीएनए आया, तो यहाँ पे रेप्लिकेट डीएनए, भाई सपोज करो यहाँ पे एक्स अमाउंट का था, तो इस सेल में भी एक्स अमाउंट का डीएनए गया, इसमें भी एक्स अमाउंट का डीएनए गया, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो रेप्लिकेट किया होगा ना, डुप्लीकेट किया होगा, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इवॉल्विंग तो जानते हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेशन करना, हमारी हार्ट बीट को, हमारे जो हम लंग्स से हमारा काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा सब चीज रेगुलेट हो रहा है। इंटरेक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, साथ में साथ अडेप्टेशन एंड होम्योस्टेसिस। अडेप्टेशन जानते हो कि भाई जैसे हम लोग हैं, या कोई सपोज करो हम लोग जैसे इस एनवायरनमेंट में आराम से अडेप्टेड रह पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे चला जाए, ठीक है, पोल्स पे चले जाए, तो हमें दिक्कत होगी ना सर्वाइव करने के लिए, हमारी अडेप्टेशन तो यहाँ की है, तो हम लोग अडेप्टेशन शो करते हैं। जैसे कैक्टस है, कैक्टस जो होता है वो डेजर्ट में भी उगा सकते हैं उसे, तुम्हें पता है डेजर्ट में क्यों उगा सकते हैं? उसकी स्टेम जो होती है फ्लैशी हो जाती है, लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सरफेस एरिया कट जाएगा, हमने पढ़ा था, तो उसकी अडेप्टेशन है, वो वहां पे रह सकता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि भाई सपोज करो गर्मी है, हमारे अंदर पसीना आ रहा है, तो वो पसीना क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। ठंड के समय में हम शिवरिंग करते हैं, शिवरिंग क्यों करते हैं? वो भी हमारी बॉडी, ताकि हमें उस ठंड से बच सके। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को
बॉडी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम लोग स्वेटिंग कर रहे हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है। तो अगर एग्जाम में आता है क्या अडेप्टेशन और होम्योस्टेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है, तो तुम बोलोगे यस, इंपॉर्टेंट है नोट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ये जो भी डाउट हमने लिखा ये नोट, किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकता है इसमें। सर वो जो पहले वाला पार्ट था ना जो आपने मेटाबॉलिज्म बाहर टेस्ट ट्यूब में कहते हैं, वो वाला पार्ट दोबारा समझा दो। बेटा मेटाबॉलिज्म का ये था कि अगर हम कोई लिविंग रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, कोई भी लिविंग रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो अगर हम वो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करा दें, ठीक है, तो वो जो पूरा सिस्टम बना टेस्ट ट्यूब के अंदर, इनविट्रो सिस्टम जो बना जिसमें हमने वो रिएक्शन कराई है, तो हम उस पूरे सिस्टम को ना तो लिविंग बोल सकते ना नॉन लिविंग। लिविंग भी नहीं है वो, लिविंग क्यों लिविंग पूरा नहीं होगी, टेस्ट ट्यूब है, सेल है ही नहीं। नॉन लिविंग भी नहीं है पूरी तरह से। नॉन लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर, जो रिएक्शन हो रही है बेटा, वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शंस हैं वो। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम लिविंग मत करना उसे, तुम ये बोलोगे the system is not a living but the reactions which are occurring in the test tube, these reactions are the living reactions। केवल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पूरे सिस्टम के बारे में नहीं। वो रिएक्शंस लिविंग होंगी। ये सर टिश्यू कल्चर वाले पार्ट में भी सेम ही वो होता है क्या बेटा, एक बार दोबारा बोलोगे क्या? सर जो टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं उसमें भी सेम ही रीजन होगा कि उसे मतलब ना लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग। टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हो? यस सर। बेटा एक मिनट, is a method of reproduction. हाँ, टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। टिश्यू का पार्ट लिया प्लांट का, उस प्लांट से नया बना दिया, तो वो तो रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ, वो तो रिप्रोडक्शन में आएगा। ओके। यस, किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है बेटा, फिर हम लोग कल मिलते हैं और इसको आज जो पढ़ाए सेंड कर दूंगा और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? सर अटेंडेंस, क्या बेटा? अटेंडेंस मैंने ले ली है तुम लोगों की। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर। ओके। आवाज आ रही है भैया, कटोरे में चम्मच चलने